हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर आज हम द डिस्टेंट विंडो का चैप्टर 12 और 13 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 12 में क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि नंदो ने थ्रेटन दिया था पार्वती के सामने। उसने खुद कसम खाई थी कि वो साहब को मार डालेगा। तो फिर जब नंदो ने ऐसा बोला तो पार्वती ने उसकी बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो गुस्से में कुछ भी बोलता रहता है। लेकिन जब नंदो ने कार एक्सीडेंट वाली बात की, उसने कहा कि देखना साहब अपने ही गाड़ी के नीचे मारे जाएंगे, तो फिर पार्वती को थोड़ा सा तभी डर बैठ गया। उसे लगा कि शायद नंदो ने कोई प्लान बना रखा है, कुछ ना कुछ वो करने वाला है। अगर गलती से भी नंदो ने कुछ कर दिया, साहब को मार डाला तो क्या होगा। पार्वती तो मतलब मजाक कर रही थी उसके साथ, झूठ बोल रही थी साहब के नाम पे नंदो को उकसाने के लिए। लेकिन क्या उसका ये झूठ किसी की जान ले लेगा? क्या साहब मारे जाएंगे, वो भी इतने अच्छे साहब जो दिल के इतने साफ है, अच्छे दिल वाले हैं। पार्वती को वो चीज़ अंदर ही अंदर टेंशन होने लगी कि कहीं उसकी वजह से किसी की जान ना चली जाए। तो फिर वो नंदो को सुबह सुबह उठ के, जब नंदो तैयार हो रहा होता है काम के लिए, तो कहते हैं कि अच्छा सुनिए, आप ना बेवकूफ़ों की तरह कोई काम मत करना। तो फिर नंदो पूछता है कि बेवकूफ़, कौन सी बेवकूफ़ी करूँगा मैं? तो पार्वती बोली कि कल आप कह रहे थे ना कि आप मार डालेंगे साहब को, तो वही कह रही हूँ, कोई बेवकूफ़ी मत करना। तो नंदो कहता है कि ओह वो बात, वो तो मैंने इतना सीरियसली नहीं बोला था, लेकिन तुमने शायद उसको पकड़ लिया है। हाँ दिख रहा है तुम्हें सांप की बहुत फिक्र है। मैं तो उस बारे में भूल गया था, लेकिन अभी तो सांप को पक्का मार डालूंगा। अगर नहीं मारा तो मेरा नाम भी नंदो नहीं। तो फिर पार्वती ने उल्टा उसको समझाने की जगह, उसे लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो उल्टा याद दिला दिया उसको कि उसे मारने का प्लान था, वो तो भूल गया था। फिर नंदो वहाँ से गुस्से में निकल के घर से चला जाता है। पार्वती उसको जाते हुए देखती रहती है और उसको अचानक से वो स्टैचू हो जाती है। उसको ऐसा लगने लगता है जैसे उसके सामने एक बॉडी पड़ी हुई है, एक लाश पड़ी हुई है, खून बह रहा है उस लाश में, और वो लाश साहब की है। और ये देख के मतलब पार्वती ऐसा डर के मारे इमेजिन करती है, और वो इमेजिनेशन को देख के पार्वती वहीं पे अचानक से जो मतलब शॉक में गिर जाते हैं ना, तो शॉक में गिर के बैठ जाती है वहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे चैप्टर 12 ख़त्म होता है। फिर चैप्टर 13 शुरू करते हैं। चैप्टर 13 में क्या होता है कि पार्वती का डर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कहीं नंदो साहब को मार ना डाले, इसलिए पार्वती नंदो के ऑफिस पहुंच जाती है और वहाँ पे नंदो और साहब को ढूंढना शुरू कर देती है। तो वहाँ पे जितने बाकी सारे ऑफिसर और वर्कर लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि नंदो और साहब तो नहीं है, वो लोग तो बॉर्डर में गए हैं, और कोई था भी नहीं, साहब का कोई पर्सनल असिस्टेंट था नहीं। तो नंदो तो ऑल टाइम अवेलेबल है, तो नंदो गया है उनका असिस्टेंट बन के उनके साथ। तो फिर पार्वती बार बार पूछने लगी कि बॉर्डर कहाँ है, कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो सब बोलने लगे वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन अगर तुम पैदल जाओगी तो फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन पार्वती के साथ पास इतना टाइम नहीं था कि वो पैदल चल के सही वक्त पे पहुँच पाए। क्या पता अगर उसे पहुँचने में देर हो जाए और नंदो साहब को मार डाले तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सब लोग उसको पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम क्यों वहाँ जाना चाहती हो। तो पार्वती कहती है कि मैं अभी नहीं समझा सकती, बहुत गड़बड़ी में हूँ, मतलब मैं बहुत हड़बड़ी में हूँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पार्वती बहुत यंग थी, दिखने में खूबसूरत थी, तो फिर ऐसी लड़की जब मुसीबत में पड़ी हुई है तो फिर कौन उसकी मदद नहीं करना चाहेगा उसको इम्प्रेस करने के लिए। तो फिर उसके ऑफिस के कुछ लोगों ने क्या किया, बहुत मुश्किल से एक ट्रक जा रही थी रास्ते में, बॉर्डर की तरफ ही जा रही थी, तो वो ट्रक में पार्वती को बिठा दिया उन्होंने। साहब और नंदो बॉर्डर में गए थे, जैसा कि हम जानते हैं बंगाल और बिहार के बीच बॉर्डर फिक्स करवाना था। उसी काम के लिए साहब गए थे वहाँ सर्वे करने के लिए। और वो आए तो थे, लेकिन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे में लेके, बहुत बड़ा दायित्व था उनके कंधे पे, क्योंकि दो स्टेट का मामला है। अगर उनके काम में थोड़ी सी भी चूक हो गई तो फिर रायट हो सकता है, लोगों के आपस में, वो जो बोलते हैं ना दंगा बोलते हैं, आपस में मारामारी हो सकती है लोगों की। तो फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी साहब के कंधे पे। यही सोच सोच के पार्वती जा रही थी कि इतना बड़ी जिम्मेदारी वो लेके आए हैं और मैंने उनकी जान खतरे में डाल दी। पार्वती बॉर्डर के पास जाने के लिए वो ट्रक में बैठ जाती है, और सारा गाड़ी वो यही सोचती रहती है कि कहीं उसको पहुंचने में लेट ना हो जाए, कहीं नंदू ने कुछ कर ना दिया हो, पता नहीं वो क्या करेगा, पता नहीं उसका क्या प्लान है, साहब ठीक तो होंगे या नहीं। तो वहाँ पे बॉर्डर में अभी क्या होता है कि नंदो और साहब बॉर्डर पहुँच जाते हैं। गाड़ी से उतर के साहब और नंदो एक खाली जगह ढूंढने लगते हैं, एक लोनली जगह जहाँ पे वो लोग आराम से काम कर सके बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो फिर वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो पोल्स होता है, पोल्स लगा हुआ होता है बॉर्डर को मार्किंग करने के लिए, वो पोल्स सारा किसी ने उखाड़ के फेंक दिया है।
तो वही देख के वो लोग सोचने लगते कि पोल कैसे उखाड़ा गया होगा। हाँ, हो सकता है आते जाते लोगों ने उखाड़ दिया होगा ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि बॉर्डर का सही से पता नहीं चलेगा तो फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट आराम से वो लोग ट्रेडिंग कर पाएंगे, मतलब बिजनेस कर पाएंगे बिना टैक्स दिए। तो फिर साहब ने एक टोपी पहनी हुई थी, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, लेकिन नंदू क्या कर रहा था, वो बार बार साहब के ऊपर एक छाता लेके खड़ा हो जा रहा था। साहब बार बार उसको मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो छाता लेके खड़ा हो जा रहा था साहब के ऊपर। उसके बाद साहब जाके जो पोल्स उखाड़ दिए थे उसमें से जो होल बने हुए थे ज़मीन पे, उसमें से एक होल को साहब एग्जामाइन करने के लिए गए। तो फिर वो धीरे धीरे उस होल को देख रहे थे, शायद कुछ सर्वे कर रहे थे अपना। तो फिर वो अचानक से नंदो को पूछने लगे कि नंदो, क्या तुम बिहार से हो, क्या तुम बिहारी हो? तो फिर नंदो कहने लगा कि हाँ साहब, मैं तो वैसे नेटिव बिहारी हूँ, लेकिन मेरे जो दादाजी थे वो बंगाल शिफ्ट हो गए थे, तो फिर दादाजी के वक्त से हम बंगाली हो गए हैं, बंगाल में ही रहते आ रहे हैं। तो फिर नंदो को ऐसे जो साहब ने बातचीत शुरू की तो नंदो को चांस मिल गया कि उसका प्लान वो शुरू करे। तो फिर क्या था नंदो का प्लान? क्या वो मार डालने वाला था साहब को, या कुछ और ही प्लान चल रहा था उसके दिमाग में? चलिए देखते हैं। तो फिर नंदो इनडायरेक्टली कहने लगा साहब को कि साहब, जो लोग भी साहब मेम साहब लोग डाक बंगलों में आते हैं तो उनकी सारी ज़रूरतों को पूरी करना मेरा काम है। मैं उनकी हर ज़रूरत पूरी करता हूँ, मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता। साहब बोले कि अच्छा, अच्छी बात है। तो फिर वो इनडायरेक्टली पूछने लगा कि साहब क्या आपको भी कुछ चाहिए? तो साहब बोलते कि नहीं, ऐसा कुछ स्पेशली तो मुझे नहीं चाहिए, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो नंदो घुमा फिरा के बोलने लगता है कि साहब अगर आप चाहे, अगर घास खाना ही है तो फिर मैं आपको पूरा खुला मैदान ढूंढने में मदद कर दूंगा। क्यों किसी और के घर का घास खाना, क्यों किसी और के घर का खाना खाना? तो फिर साहब समझ नहीं पाते कि एक्चुअली बोलता क्या है, किसी और के घर का खाना, खुला मैदान दे दूंगा, क्या मतलब है इसका खुला मैदान? मतलब फिर वो धीरे धीरे थोड़ा डर डर के, क्योंकि साहब सीरियस दिखते हैं, धीरे धीरे डर डर के बोलता है कि साहब मेरे कहने का मतलब है कि आप तो अकेले रहते हैं, दूसरी औरतों पे, किसी और की वाइफ वगैरह पे क्यों नज़र डालना? अगर आप कहे तो फिर मैं ऐसी लड़कियों को भेज सकता हूँ आपके पास, जो कि आपके पास आने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश नसीब महसूस करेंगी और बहुत कम प्राइस में आएंगी। तो फिर ये सब सुन के साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उनका गुस्सा मतलब इतना ख़तरनाक चेहरा उनका हो जाता है कि जैसे वो दिया गया है, लिखा है राइटर ने कि जैसे शेर दहाड़ रहा हो, वैसा टाइप का आता है। और नंदो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो डर के मारे कांपने लगता है। कांप के वो साहब से माफ़ी मांगना शुरू कर देता है कि साहब नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, आपसे पहले जो साहब लोग आते थे वो लोग तो लेते थे, इसलिए मुझे लगा कि शायद आपको भी ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने कह दिया। आपको इंसल्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। साहब और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि खबरदार, तुमने अगर ऐसी फालतू बात मेरे सामने फिर से की ना तो फिर मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। देखो तुम्हारी जॉब वॉब सब चली जाएगी, तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा ना तो तुम याद रखोगे। साहब का गुस्सा देख के नंदो पूरी तरह से चुप हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि ये साहब एक है जो अलग टाइप के है। पहले के सारे साहब को लड़कियां चाहिए थी पर इनको नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद नंदो चुप हो जाता है और साहब अचानक से नंदो को पूछते हैं कि नंदो, क्या तुम अपनी बीवी को मारते हो? तो फिर नंदो कहने लगता है शॉकिंगली कि क्या, किसने कहा आपको कि मैं अपनी वाइफ को मारता हूँ? क्या पार्वती ने कहा आपको? आपको नहीं पता साहब वो कितनी बड़ी झूठी है, वो झूठ बोलती है, बस आपसे फेवर चाहती है वो, इसीलिए उसका बहुत ख़राब इंटेंशन है साहब, इसीलिए वो आपसे झूठ बोल रही है, आप उसकी बात पे विश्वास मत करिए। तो साहब बोलते हैं कि नहीं, उसने मुझे नहीं बोला, मुझे सुनने को मिला। तो नंदो सोचने लगता है कि अगर पार्वती ने नहीं बताया तो फिर उसका सबसे बड़ा वेल विशर तो दशरथ है, पक्का दशरथ ने ही बताया होगा। हाँ, ये चीज़ उसका गेसिंग सही था कि दशरथ ने ही बताया था। हालांकि साहब ने ये चीज़ नहीं बताई, पर नंदो कहने लगा कि नहीं नहीं साहब, वो दशरथ भी बहुत बड़ा झूठा है, आप नहीं जानते, वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, उसका बहुत रॉन्ग इंटेंशन है, वो इसीलिए जानबूझ के झूठ बोल रहा है, उसकी बात पे आप विश्वास नहीं करिए। जब वो ऐसा बोलना शुरू कर देता है, ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसको अचानक से दूर से एक औरत आती हुई दिखती है। वो औरत उसको मतलब विच की तरह लगती है, जैसे डायन टाइप की लगती है उसको। तो फिर वो औरत एक्चुअली में पार्वती होती है। पार्वती जो कि ट्रक से भाग भाग के आई थी, उसका बाल सारा बिखर चुका होता है और उसके बाल में बहुत सारा धूल हो गया होता है। तो फिर वो वैसे डायन टाइप की दिख रही होती है और उसकी आंखों में देख के पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा ही मतलब गुस्से में है। नंदो उसे देख के चौंक जाता है। फिर पार्वती क्या करती है,
वो आके साहब का पैर पकड़ लेती है, साहब के पैरों में गिर जाती है और रो रो के गिड़गिड़ाने लगती है कि साहब ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी मुझे बहुत मारता है साहब, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, या तो मुझे मर जाना है या फिर मुझे इसको छोड़ के चले जाना है, मैं और घर वापस नहीं आने वाली। साहब मुझे प्लीज़ आप अपने साथ ले जाइए, अपने साथ मुझे कलकत्ता ले जाइए, मुझे कोई नौकरानी का काम दिलवा दीजिएगा, मैं वैसे ही करके अपना गुजारा कर लूँगी, लेकिन इसके पास नहीं रहूँगी। और साहब अगर आपने मेरी मदद नहीं की, आप कर सकते हैं मेरी मदद, अगर आपने नहीं की तो फिर आप ही के गाड़ी के आगे कूद के अपनी जान दे दूँगी मैं। ऐसा कह के पार्वती गिड़गिड़ाने लगती है। तो फिर साहब को धीरे धीरे उस पर दया आने लगती है और वो कहते हैं कि हाँ मैं वही उसको पूछ रहा था, उसको समझा रहा था। तो पार्वती कहती है कि नहीं साहब, इनको समझाने का कोई मतलब नहीं है, इनको जो समझाना जो समझना है ये कुछ नहीं समझेंगे। आपको क्या लगता है कि ये इंसान है? ये इंसान नहीं है, कीड़े हैं, ये वॉर्म है, कॉकरोच है ये। अगर आप इनको लात मारोगे ना तो ये फिर से आपके जूते को साफ़ करना शुरू कर देंगे, ऐसे इंसान है ये। घर पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कि आपको मार डालेंगे क्योंकि आपने इनकी वाइफ पे बुरी नज़र डाली है, लेकिन देखिए यहाँ आके क्या कर रहे हैं। यहाँ आके अपनी वाइफ पे बुरी नज़र डालने वाले को सज़ा देने के बजाय ये यहाँ पे आपको चीप वुमन ऑफ़र कर रहे हैं, आपको सस्ते में लड़कियाँ ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे भी वो अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं और अपनी वाइफ को कैसे बचाएंगे, वो आपको दूसरी औरत ला के देंगे और मुझे बचाएंगे। ऐसे इंसान है ये। तो फिर इनके लिए पैसों से ज़्यादा और कुछ मायने लग नहीं रखता और मुझे गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं, ये बहुत मारते हैं। ऐसे इंसान की गुलामी मुझे और नहीं करनी, मैं ऊब गई हूँ उस ज़िंदगी से और मुझे यहाँ से जाना है बस। तो फिर ये सब सुन के साहब बहुत ज़्यादा दया आना लगता है साहब को और सोचने लगते हैं कि आज भी इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि अपने पति से मार खाती है, ससुराल वाले से मार खाती है, मतलब जिसको हम अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग चुपचाप उस चीज़ को सहती रहती है, कुछ नहीं बोलती, क्योंकि हमारे समाज ने उनको सिखाया ही वैसा है कि पति जो करो करे तो सही, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप फाइनेंशियली पति पर डिपेंडेंट होते हैं। मेन पॉइंट वो चीज़ होता है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की वजह से। लेकिन यहाँ पे साहब को पार्वती पे दया आ जाती है, लेकिन हाँ, नंदो कैसे चुपचाप पार्वती को जाने दे सकता है? वो बार बार पार्वती से कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई, कैसे पहुँची, तुम जाओ घर जाओ, वापस जाओ, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा क्या काम है? फिर साहब को कहने लगता है कि साहब ये लड़की पागल है, आप नहीं जानते, थोड़ी सी पागल है, किसी को कुछ भी बोलती रहती है, देखिए कैसे पागलों की तरह बिहेव कर रही है, आप इसकी बातों में मत आइए, झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब नाटक है इसका, पागल है ये लड़की। मतलब उसने अपने मतलब के लिए इतना झूठ बोल रहा है, वो उसको इतना पैसा कमाने के लालच में एक तो लड़कियों को बेच रहा है, ऊपर से अपनी ही बीवी को उसने पागल कह के भी बता दिया। और मन ही मन उसको मन कर रहा था कि वो पार्वती को बहुत मारे, लेकिन वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था क्योंकि साहब सामने खड़े थे। और फिर यहाँ पे स्टोरी पूरी जैसे आप देखते हैं कि ट्विस्ट हो गई है। साहब को सारी सच्चाई पता चल जाती है। पार्वती वहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि उसे लगा था कि नंदो साहब को मार डालेगा, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो फिर सीन कुछ अलग ही होता है। नंदो उल्टा साहब की चापलूसी कर रहा होता है, उनकी गुलामी कर रहा होता है, और वही चीज़ से शायद पार्वती गुस्सा हो जाती है। क्या इसका मतलब ये था कि पार्वती वहाँ पे किसी का मर्डर होता हुआ देखना चाहती थी, साहब को मरा हुआ देखना चाहती थी? या वो चाहती क्या थी कि साहब को मारने की नंदो कोशिश करे, वो साहब को वहाँ पे बचाए, बचा के वो साहब की नज़रों में इम्प्रेस हो जाए? ऐसा कुछ चाहती थी क्या? वो ऐसा नहीं हुआ इसीलिए वो गुस्सा हो गई। पता नहीं वो क्या चाहती थी, ये तो वही जाने। लेकिन हाँ, जहाँ तक इतना तो पता चलता है कि पार्वती एक चीज़ चाहती थी कि एक इंसान की तरह अगर एक इंसान के साथ कुछ बुरा करता है होता है तो फिर वो इंसान पलट के वार करता है, गुस्सा करता है, रिएक्ट करता है। या तो गुस्सा ही तो कर लेता है, या फिर हम अक्सर कोई हमारा बुरा करता है तो हम उससे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं, बात ही करना बंद कर देते हैं अगर बुरा ना करे तो भी। लेकिन नंदो एक ऐसा इंसान है जो अपने दुश्मन से भी फेवर लेने के लिए, पैसों के लिए वो इतना नीचे गिर गया कि उसने अपना मान तक बेच दिया। वो लड़कियों को बेच रहा है और ऊपर से जिसने उसकी बीवी पे बुरी नज़र डाली है उसको सज़ा देने के बजाय वो उसे लड़कियाँ ऑफ़र कर रहा है कम रेट में। इतना गिरा हुआ इंसान है। लेकिन पार्वती जैसी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और इसीलिए उसने साहब के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया और पार्वती ये ठान चुकी थी कि उसे नंदो के साथ और नहीं रहना है। तो यहीं पे चैप्टर 13 ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम चैप्टर 14 डिस्कस करेंगे। तो फिर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू, बाय बाय।